नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान से, जहां पर चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस ने एक सीट को छोड़कर बाकी सभी पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। एक सीट आरएलडी को दी है। इसके बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदारपुरा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके बेटे वैभव गहलोत भी साथ में थे। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान के इतिहास में ये पहली सरकार है जिसके खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। ये हमारी सरकार और कांग्रेस के लिए गर्व की बात है। 5 साल के कार्यकाल में किए गए फैसलों के चलते ऐसा माहौल बना है। साथ ही उन्होंने कहा कि माहौल हमारे पक्ष में है, इसलिए विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा है। नामांकन के बाद जोधपुर में अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में शामिल हुए। रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार हमारे नेताओं को सताने का काम कर रही है। जो अच्छा काम करते हैं बीजेपी उनके बीच में टांग अड़ाती है। कुछ लोग जनता का भला नहीं चाहते हैं। देखिए, हम अपना जो है धर्म निभाया है। जो मैंने सीखा, अनुभव प्राप्त किया, वो अनुभव मेरे पूरे राजस्थानी सेवा के नाम काम आया। कभी बीजेपी में अब जनता पे है वो क्या फैसला दे। माई बाप जनता ही होती है। बागियों के लिए क्या कहेंगे सर आप? और मेरा मानना है कि इस बार लगता ऐसा है जनता का मूड विशेष रूप से गाँव के अंदर भी, ढाणियों तक में ये माहौल है, शहरों में माहौल है कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है। 156 सीट का सर जो टारगेट था, सरकार रिपीट होने जा रही है। आज बीजेपी के लोग और केंद्र सरकार हमारे नेताओं को सताने का काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अगर बीच में टांग मारने वाले कौन है तो मोदी साहब है और बीजेपी है। अरे जो अच्छा काम कर रहा है उसको तो कहिए, क्योंकि वो देश के लोगों को ही फायदा होने वाला है। और हमारे सहयोगी सुमित अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, अभी हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे थे। वहां पर जो भी मुख्यमंत्री होते हैं वो हमेशा यही बात करते हैं कि देखिए, रिवाज जो है वो बदलने की बात होती है, क्योंकि जो रिवाज है वो जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। उदाहरण भी दिए जाते हैं। अब वो केरल का भी उदाहरण देते हैं, इसके साथ साथ अन्य राज्यों का भी उदाहरण देते हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती है अशोक गहलोत के लिए रिवाज को बदलने की? अखिलेश, मैं इस वक्त सरदारपुरा में ही हूँ। जोधपुर का ये शहरी क्षेत्र का इलाका है सरदारपुरा, जो मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है। मुख्यमंत्री अभी से नहीं, बीते 3 बार से यहाँ से चुनाव जीतते रहे और मुख्यमंत्री बनते रहे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस पूरी चीज़ में जो आप पूछ रहे हैं कि कितना मुश्किल है, आसान है। पहली चीज़, इसको कह देना कि आसान है, बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस रिवाज को पलट देना। वो कहते ज़रूर हैं, कई जगह पर हमने इस बात को टटोलने की कोशिश भी की। लोगों का भी ये कहना था कि भाई जो कांग्रेस के वोटर हैं कि भाई ये तो हर 5 साल में चीज़ें बदलती रही हैं, तो ये मान लेना कि मुख्यमंत्री दोबारा आ जाएंगे, ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी कम से कम जोधपुर का ये जो इलाका है, सरदारपुरा और आसपास की जो यहाँ की 9-10 सीटें हैं, यहाँ जितना मैं घूम पाया हूँ उसमें अशोक गहलोत बहुत लोकप्रिय हैं। अशोक गहलोत के लिए इस जगह से उनको हरा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला है। तो बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। तमाम सर्वेज, तमाम जो फाइंडिंग्स आ रही हैं वो ज़रूर इशारा कर रही हैं कि बीजेपी को एज है इस मुकाबले में। लेकिन अभी चुनाव शुरू हुआ है, बागी दोनों तरफ से खड़े हुए हैं अखिलेश। और 9 तारीख जब नामांकन के पर्चे वापस लेने की आखिरी तारीख है, तब का हमको इंतज़ार करना पड़ेगा कि आखिरकार किसके कितने बागी खड़े होते हैं। और एक और बेहतरीन बात यहाँ पे कही जा रही है कि गहलोत साहब तो शायद चाहते ही हैं कि 90 के आसपास सीटें आएँ। 15-20 की मोहलत जो ज़रूरत होती है वो उनके जो तमाम बागी खड़े हैं वो उनको मैनेज कर लेंगे और इस बहाने वो आला कमान पर प्रेशर डालकर एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनके जो साथी हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं, इस तरह की मजाक भी कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मुझे नहीं पता कि सच्चाई कितनी है इस चीज़ में। कोई नहीं चाहेगा कि चुनाव में आए और चुनाव फंस जाए आके। पर ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अशोक गहलोत के लिए इस इलाके में इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन राज्य भर की जो खबरें अपने तमाम सहयोगियों से आ रही हैं उसमें ये कह देना कि मामला आसान है, ऐसा नहीं है। बहुत कांटे की टक्कर है और 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा देना है। 18 में वो विपक्ष में थे, इस बार अपने काम के दम पर जीतना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो बिल्कुल दिलचस्प बात आपने कही है कि जो बातें कही जाती हैं राजनीतिक गलियारों में, पिछले चुनाव में भी यही बात कही गई थी कि कांग्रेस का जो आंकड़ा है क्यों वो 100 के करीब रह गया था।
और बाद में क्यों इतनी बड़ी संख्या में निर्दलीय जीत करके आए और बीएसपी के विधायकों ने गहलोत साहब का समर्थन किया था। तो ये बात बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बारे में कही जाती है। बहरहाल शुक्रिया आपका सुमित। जो बात सुमित कह रहे हैं महत्वपूर्ण है कि बागी क्या हैं, कितने हैं, क्या असर डालेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा राजस्थान के चुनाव में। और दूसरा बड़ा फैक्टर ये भी है कि क्या है मुस्लिम मतदाताओं के मन में। हमारे सहयोगी सुमित अवस्थी ने जोधपुर में मुस्लिम मतदाताओं से बात की है और चुनावी माहौल का जायजा लिया है। राजस्थान के चुनावी माहौल को देखने के लिए हम लोग जोधपुर में हैं। जोधपुर शहर में ये सुरसागर सीट का इलाका है, जो निर्वाचन क्षेत्र है। माइनॉरिटी कम्युनिटी का इलाका है ये, और अधिकतर मुस्लिम समाज के लोग यहाँ रहते हैं। हर तबके के लोग यहाँ पर हैं, और इन लोगों के मन में क्या है, जोधपुर की जनता क्या सोच रही है, उनके मन में क्या चल रहा है, आइए बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम तो बता दो। मोहसिन अली। आइए, कुछ लोग बैठे हुए हैं, सबसे बात करते हैं। आइए बैठिए, आप लोग प्लीज बैठे रहिए। शाम का माहौल है, चाय का वक्त हो रहा है। सब बैठ के चाय तो नहीं पी रहे, लेकिन गप्पे मार रहे हैं आपस में। चुनाव पे चर्चा होती है, एक एक करके सबसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बात करने के लिए एनडीटीवी से। हम समझने निकले हैं कि जोधपुर में क्या चल रहा है, जोधपुर की जनता को क्या चाहिए, राजस्थान की जनता को क्या चाहिए। एक चीज जो बार बार कही जाती है कि हम सरकारी योजनाएं जो लेकर आते हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, हर समाज के पास पहुंचे। पहला सवाल तो यही है, क्या आप लोगों तक वो चीजें पहुंच रही हैं जो सरकारें दावा करती हैं, दोनों तरफ की सरकारें? हाँ, हमारा मुद्दा ये है सर कि हर घर के अंदर विकास के लिए नौकरी जरूरी है। ये जो रेवड़ी जो बढ़ती है ना साहब, इससे गुजारा नहीं होता, इससे और गरीबी पैदा होती है। तो हर घर के अंदर से एक नौकरी जो है मिलना जरूरी है। समझ में आया साहब? ये हमारा नजरिया है। नहीं, ये तो साहब दोनों तरफ से दिया जा रहा है। दिल्ली वाले लोग भी दे रहे हैं, जयपुर के लोग भी दे रहे हैं। रेवड़ी पसंद नहीं है ना साहब, हमको ये रेवड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। हमको नौकरी चाहिए। हर घर में अंदर विकास के लिए एक नौकरी जरूरी है, एक नौकरी मिलना बहुत जरूरी है। ये कैंपेन में कहा गया कि 10,000 रुपए साल का मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई करेंगे, जो गहलोत साहब की 7 गारंटी है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, ये सब चुनाव के मुद्दे होते हैं, और चुनाव में जीतने के बाद सब अपनी अपनी जीतों पर जाके भूल जाते हैं। कोई पूछने नहीं आता है आप कैसे हो, समझ में? इसलिए हर घर के अंदर नौकरी हमको चाहिए। तो जनता में आपस में मेल जोल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मेल जोल बढ़ा हुआ था। उस मेल जोल को भी क्या है, कुछ लोगों ने असामाजिक तत्व कह लो, या फिर आप ये कह लो कि धर्म के नाम पे लड़ाने वाले जो लोग हैं, है ना, उनकी वजह से ये ज्यादा नहीं, जैसे 100% में से 50% आप मान के चलिए कि ये चीज चल रही है अभी। मैं जैसे नॉर्मली ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, ऑटो रिक्शा मेरे पास जैसे हर तबके का आदमी, हर जाति का आदमी मेरे साथ बैठता है। तो कभी कभार 100 दिन में एक बार ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई तो ऐसा आदमी टकरा ही जाता है जो जातिवाद की बात कर ही लेता है। और वैसे अपना जो हिंदुस्तान है, ठीक है ना, वो सब धर्मों को मिला के ही बना हिंदुस्तान। इनके कहने से ना तो इनका हिंदुस्तान इनका होगा, ना कभी हुआ था, और ना आने वाले 100 साल बाद होगा। आपको भी लगता है ऐसा कि पॉलिटिशियन जो हैं, राजनेता जो हैं, मतलब ये क्या भेदभाव हो जाता है? नहीं, ये बातों से होता है। ये लेक्चर देते हैं लोग बाग, कैसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो ये गलत भावना बोल के, गलत भावना एक देश के अंदर पैदा करता है ये खुद ही। और मैं तो ये चाहता हूँ सरकार चाहे किसी की बने, आम जनता का फायदा होना चाहिए। और ये जो भेदभाव चल तो रहा है, आम जनता का तो फायदा हो रहा है। आपको मुफ्त का खाना मिल रहा है, मोबाइल फोन मिल रहा है, लैपटॉप मिल रहा है, पढ़ाई मिल रही है। आपकी बात काट रहा हूँ ना, एक्चुअल में सर मुफ्त का लैपटॉप वगैरह पढ़ाई पढ़ने वालों को मिल ही रहा है ना, लेकिन जो घर का जिम्मेदार है वो क्या कर रहा है? उसको तो जाना ही पड़ता है अपनी जिम्मेदारी निभाने। जैसे मैं हूँ, सुबह लेके ऑटो निकलना ही है मेरे को, शाम तक चलाना ही है ना, तो वो कमा के लेके आना पड़ता है। मुफ्त की बिजली मिल रही है, 100 यूनिट बिजली की बात हो रही है। 100 यूनिट तो मैं, हमारे यहाँ पर मंथ बिल आता है 3000 से 4000, 100 से ज्यादा यूनिट जलाता हूँ मैं, एसी वगैरह सब अपने घर में। इसलिए तो क्या मुफ्त कुछ नहीं है इस दुनिया में, मुफ्त सिर्फ माँ बाप का। हाँ बोलो भाई, क्या क्या कहना चाहोगे? क्या माहौल है चुनाव का आपके इलाके में? चुनाव का माहौल तो नहीं, अभी जब इनसे बात की आपने तब आपने ये बात कही कि फ्री में सब कुछ मिल रहा है। सर फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है, हमने दिया, हम ही को वापस मिला है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, पहले हमारी सैलरी आई थी, हमने सैलरी पे टैक्स दिया, फिर हमने कुछ खरीदा उसको टैक्स दिया, तो हम ही ने दिया। उल्टा ऐसा हो गया कि पहले कंपैरिजन में महंगाई बढ़ी, फिर उस पर टैक्स बढ़ा, महंगाई बढ़ी, टैक्स बढ़ा, पैसा तो हमसे ही गया। और रही बात यूथ की बात, यूथ को चाहिए जॉब। आप अच्छी बातें कर रहे हो, आपको भी लग रहा है देश का माहौल खराब हुआ है या ठीक है? कैसे, क्या 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 कहना चाहोगे? देश का माहौल तो सर सांप्रदायिक होने की वजह से खराब हुआ है। दो चीज होती है, धर्म, धार्मिक होना और सांप्रदायिक होना।
धार्मिक आदमी जो होगा, चाहे वो कोई भी धर्म से होगा, वो संत होगा, वो अच्छी बात करेगा, धर्म की बात करेगा। सांप्रदायिक जो होगा ना, वो दंगे की बात करेगा, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए, आदमी को धार्मिक होना चाहिए, सांप्रदायिक नहीं। आज का जो माहौल कौन है सांप्रदायिक? कौन है सांप्रदायिक? सांप्रदायिक सर सभी लोग हैं, हर लोग अपना उल्लू सीधा करने, आप भी हैं? हर लोग मैं भी हूँ। जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को भड़काते हैं। तो कुल मिलाकर चाहे यूथ है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे पुराने लोग हैं इस इलाके के, वो सब यही कह रहे हैं कि केवल ये मुफ्त की रेवड़ियां जो मिल रही है ना, ये जनता को मोहताज बना रही है, जनता को ठीक मैसेज नहीं दे रही है। बजाय इसके कि इनको एम्पावर किया जाए, नौकरियां दी जाएं, इस बारे में सरकारें सोचें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। जोधपुर की इस सुरसागर सीट के इलाके से मैं अपने सहयोगी अरुण हर्ष के साथ और विजय जेवियर के साथ सुमित अवस्थी, एनडीटीवी के लिए। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव बेटिंग ऐप केस में आरोपों से घिर गए हैं। आरोपियों के बयान सामने आने के बाद से बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ में रैली कर भूपेश बघेल को घेरा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में केवल घोटाले ही हुए हैं। भूपेश बघेल ने तो महादेव को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने तो सत्ता में आने के लिए सट्टे का भी घोटाला कर दिया, जो 508 करोड़ का है। भूपेश बघेल की सरकार घोटालों, लूट और धोखे की सरकार है। चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? कोयला का घोटाला किया कि नहीं किया? गौठान का घोटाला किया कि नहीं किया? टीचर के भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? तो बताइए, भूपेश बघेल भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? जुड़ा है। और ये सट्टेबाजा, सत्ता के लिए सट्टेबाजा। आप बताइए, महादेव ऐप में 508 करोड़ रुपए बघेल को दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया है। तो ये भ्रष्टाचारी सरकार, इसको रहने देने का अधिकार है क्या? नहीं है क्या? नहीं। और इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी भूपेश बघेल को जल्द समन कर सकती है। ईडी को महादेव ऐप के मामले में असीम दास के मोबाइल से 29 सेकंड का रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज मिला है। ये मैसेज दुबई में बैठे शुभम सोनी ने असीम को भेजा था। यही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। साथ ही महादेव ऐप मामले के आरोपी शुभम सोनी ने दुबई से बयान जारी किया है। उसने कहा है कि वो भूपेश बघेल के कहने पर दुबई गए थे। शुभम सोनी ने यह भी कहा कि महादेव बेटिंग ऐप का मालिक वही है। इससे पहले ईडी की जांच में आरोपी असीम दास ने कहा था कि इस ऐप की ओर से भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। यह रकम चुनाव के इस्तेमाल में दी गई थी। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन पर लगे आरोपों को लेकर पलटवार किया है। बघेल ने कहा कि किसी को बदनाम करने के लिए जिस तरह से ईडी ने प्रेस रिलीज जारी की है, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी ही ईडी है और ईडी ही बीजेपी है। सर, जैसा आप सस्पेक्ट किए थे कि ऐसी ऐसी वीडियो आएगी, फिर वो आना भी चालू। हाँ, तो होगा ना 17 तारीख तक सब लोग मजा लें। सर, तो क्या रहेगी रणनीति? क्या ये इम्पैक्ट डालेगा सर? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगातार मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही, ईडी आईटी के माध्यम से लड़ रहे हैं। वहीं सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एनडीटीवी से बातचीत में बघेल सरकार की जांच के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि 500 करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं, इसका जवाब दें। महादेव ऐप लेन देन को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, कल आपको ईडी की एक चिट्ठी मिली, 22 ऐप्स आपने बैन किए। किस तरीके की चीज़ इसमें निकलकर सामने आई और एक प्रदेश के मुखिया का भी नाम इसमें निकलकर जो है बीच में उछल कर आया? कल पहली बार इस 22 ऐप्स के बारे में हमें एक नोटिस मिला ईडी से, और हमने दोपहर तक, सुबह मिला नोटिस और दोपहर तक हमने ब्लॉक कर दिया। इस ऐप के इस डिबेट में ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अभी मालूम हुआ है कि इस ऐप्स के बारे में 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं छत्तीसगढ़ के सरकार और छत्तीसगढ़ के पुलिस। उन्होंने एक भी टाइम बीच में इस 1.5 साल में कभी भी हमें नोटिफाई नहीं किया कि इसको ब्लॉक करना चाहिए। और ये जो अभी झूठ बोल रहे हैं कि 2 महीने पहले हमने कहा है या 1.5 महीने पहले कहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि लीगली अगर छत्तीसगढ़ पुलिस हमें एक नोटिस भेजते, ये हमारा एक तरह से ऑब्लिगेशन होता कि हम वो बैन करते, ब्लॉक करते अंडर सेक्शन 69। तो इन्होंने कुछ किया नहीं, और ये बड़ा स्पष्ट रूप से पता अभी हम सबको मालूम भी पड़ रहा है कि क्यों नहीं किया उन्होंने। क्योंकि 500 करोड़ 508 करोड़ का सवाल था यहाँ पर।
तो वही बताएं कि इसमें केस में वो 1.5 साल क्यों चलाए, क्यों खींचे, और 1.5 साल में उन्होंने क्यों नहीं इसके बारे में किसी को नोटिफिकेशन दिया। और छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए बस्तर में सुरक्षा बल की पूरी तैयारियां हैं। राज्य में कल 20 सीटों पर मतदान होगा। पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकोट में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। वहीं मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान के लिए किए गए सुरक्षा इंतजामों पर बस्तर के आईजी ने एनडीटीवी को पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 150 मतदान केंद्रों पर हेलीकॉप्टर से कर्मचारियों को भेजा गया है और हम बिना भय के मतदान कराएंगे। और इन तमाम सुरक्षा इंतजामों पर हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, ये काफ़ी चैलेंजिंग रहता है हमेशा सुरक्षा बलों के लिए बस्तर में खास तौर से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराना। अभी क्या तैयारियां की गई हैं वहां पर? बिल्कुल अखिलेश जी, इस दफ़े भी 60,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं, जिसमें से 40,000 से ज़्यादा सीएपीएफ यानी केंद्रीय पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ 20,000 से ज़्यादा जो राज्य पुलिस है और इसके अलावा जो अलग अलग राज्यों की सैन्य पुलिस यानी आर्म्ड पुलिस है उसके जवानों को तैनात किया गया है। दरअसल पिछले कुछ दफ़े की तुलना में कुछ कम पैरामिलिट्री की कंपनियां इस बार तैनात हुई हैं, लेकिन उसके पीछे भी वजह सकारात्मक ही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में 60 से ज़्यादा सुरक्षा बलों ने कैंप यहाँ पर बनाए हैं और इस वजह से आपने देखा होगा कि कई जगहों पर विरोध की आवाज़ या तस्वीरें सामने आई, लेकिन सरकार और सुरक्षा बलों का कहना था कि इनके पीछे नक्सलियों का हाथ ही है जो ग्रामीणों को उकसा रहे हैं ताकि वहाँ तक। तो अब कई ऐसे हैं जैसे चांदामेटा और भी कई सारे गांव हैं जहां आज़ादी के बाद पहली दफ़े पोलिंग बूथ बना है, नहीं तो लोगों को 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर वोट डालने जाना पड़ता था। तो इतने सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है। लगभग 600 से ज़्यादा जो संवेदनशील बूथ हैं वहाँ पर जो आज 150 से ज़्यादा टीमों को वहाँ पर हेलीकॉप्टर से भी पहुँचाया गया है। हमेशा यहाँ चुनौती होती है। पिछली दफ़े लोकसभा चुनाव के दौरान जो पूरे बस्तर में 12 में से सिर्फ एक बीजेपी के विधायक चुने गए थे, भीमा मंडावी, हमें याद है कि कैसे उनकी गाड़ी को नक्सलियों ने उड़ा दिया था और उसमें से 5 लोग, जिसमें से भीमा मंडावी थे, जिनकी मौत हो गई थी इस हमले में। और अभी ही कुछ दिनों पहले मोहल्ला मानपुर में भी एक बीजेपी नेता की हत्या हुई और दूसरा अभी जो नारायणपुर में वहाँ पर जो बीजेपी के उपाध्यक्ष थे रतन दुबे, उनकी भी नक्सलियों ने हत्या कर दी। तो हमेशा से एक चुनौती रहती है, सुरक्षा बलों को बार बार 100 में से 100 दफ़े स्कोर करना होता है, लेकिन नक्सली अगर एक हमले में भी कामयाब हो जाते हैं तो पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो 12 सीटें ऐसी हैं बस्तर की जहां पिछले दफ़े स्कोर उपचुनाव के बाद 12-0 हो गया था। 12 कांग्रेस और बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं थे, लेकिन माना जाता है कि अगर आगाज़ अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा और बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार कम से कम वो इसमें काफ़ी सुधार करेगी। अखिलेश जी, शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का। लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें विधानसभा चुनाव में बिखरती दिख रही हैं। मध्य प्रदेश में INDIA गठबंधन के 2 बड़े दल आपस में उलझे हुए हैं। सीटों का बंटवारा न होने से नाराज अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर हमले बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस को वोट मत देना, ये बहुत ही चालू पार्टी है। अगर कांग्रेस हमें धोखा दे सकती है तो आपके साथ क्या नहीं कर सकती। कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। कांग्रेस के पास मौका था, छोटे दलों को साथ लेकर गठबंधन का संदेश दिया जाता। अब उन्हें PDA इस बार जवाब देगी। PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। आप लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, तो कैसे ये माना जाए कि जो आज गठबंधन बना हुआ है, इंडिया गठबंधन, ये बिखर गया है? देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। कांग्रेस नहीं चाहती कि उनका सहयोगी दल मैं बनूं। इसी तरह अगर आज देखे होंगे, आप पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस बोल रही है, तो ये वो दल हैं जो सहयोगी दल हैं। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन PDA उनको जवाब देगा इस बार।
इससे पहले कल मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को चालू पार्टी बोला था। उन्होंने रैली में कहा कि कांग्रेस ने जब हमें धोखा दे दिया तो आपको भी धोखा दे सकती है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसा दलदल बन गई है जिसमें INDIA गठबंधन धंस गया है। अखिलेश यादव जी ने कल कहा कि कांग्रेस तो चालू पार्टी है, चालू, ये लोगों को ठगती है। इस पे भरोसा करके हमने गलती की। इंडी गठबंधन वाले लोग ही कांग्रेस को कोस रहे हैं। लेकिन श्रीमती प्रियंका गांधी जी जवाब दें, ये कांग्रेस ऐसा दलदल क्यों बन गई कि जिसमें इंडी गठबंधन ही धंस गया, फंस गया। कोई आप पे भरोसा नहीं कर रहे तो प्रदेश कैसे भरोसा करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से अगले 3 दिनों तक चुनावी राज्यों में जमकर प्रचार करेंगे। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में 7, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों में 7 रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। 7 नवंबर को 1, जबकि 8 और 9 नवंबर को 3 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर, मध्य प्रदेश के सीधी और तेलंगाना के हैदराबाद में रैलियां करेंगे। 8 नवंबर को दमोह, गुना और मुरैना में, जबकि 9 नवंबर को सतना, छतरपुर और नीमच, जबकि राजस्थान के उदयपुर में पीएम मोदी की रैलियां होंगी। 9 को राजस्थान के उदयपुर में भी पीएम मोदी की रैली है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ इन दिनों धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। वे छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान हमारी सहयोगी मारिया शकील ने उनसे खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा और मुझे मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। जनता गवाह है कि हमने उनके लिए क्या क्या किया। कमलनाथ जी, सबसे पहला सवाल, आप इतने चुनाव आपने लड़े हैं, लड़ाए हैं और ज़्यादातर चुनाव जीते हैं। जब यहाँ पर मध्य प्रदेश में 2018 में के चुनाव से बस 4 महीने पहले आपको मध्य प्रदेश का कमान दिया गया, फिर आपने 2018 का चुनाव जीता। 2023 का चुनाव आपके लिए कितना अहम है? हर चुनाव का अपना महत्व होता है। आज प्रश्न कांग्रेस की चुनाव जीतने का नहीं है, आज प्रश्न मध्य प्रदेश के भविष्य का है। मैंने 44 साल चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। हर चुनाव का अपना मायने होता है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। केवल एक कैंडिडेट या एक पार्टी का प्रश्न नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर है कि ये अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। 15 महीने के मुख्यमंत्री आप, शिवराज सिंह चौहान 18 साल के मुख्यमंत्री। 15 महीने का आपका खुद का अनुभव कैसा रहा? क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने जो आंकड़े दिखाए हैं वो ज़रूर ये बता रहे हैं कि आपके काम से बहुत खुश थे। मेरे पास 15 महीने की तो सरकार थी, पर 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया। 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया और मध्य प्रदेश की जनता गवाह है कि 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किश्त में हमने माफ़ किया। बिजली दी 100 रुपये 100 यूनिट, हमने पेंशन बढ़ाई, मैंने गौशाला बनाए 1000 गौशाला जो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं बने, मैंने बनवाए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है, मध्य प्रदेश की जनता मेरी गवाह है। मध्य प्रदेश की जनता आपकी गवाह है, लेकिन ये बताएं कमलनाथ जी, इस बार कांग्रेस जो एक फॉर्मूला लेकर के आगे बढ़ रही है, वो फॉर्मूला साफ तौर पे ये दिख रहा है कि आप गारंटी और महिलाओं की तरफ जा रहे हैं।
महिलाओं पे खास फोकस है कांग्रेस का, ऐसा क्यों? महिलाओं पर हमेशा हमारा फोकस रहा है और हम चाहते हैं कि हर परिवार में उनकी क्रय शक्ति बढ़े, उनकी खरीदने की ताकत बढ़े और महिला सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इसीलिए महिलाओं के लिए हमने कहा है अपने वचन में कि हम उनको 1500 रुपये महीने देंगे, उनको गैस सिलेंडर में राहत देंगे, क्योंकि ये एक महिला की बात नहीं है, महिला परिवार की रक्षक है। तो उस आधार पर हमने महिलाओं के लिए ये योजना बनाई। और छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो ये कमलनाथ का गढ़ है। कमलनाथ वैसे तो पूरे राज्य में चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता की क्या राय है, हमारे सहयोगी मारिया शकील ने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। इस बार युवा चुनाव में किस मुद्दे पे वोट देगा? बेरोजगारी में। और दूसरी बात यह है कि हम लोग इसलिए चुनाव पे वोट कांग्रेस को इसलिए देंगे मैम, उसने आज 18 साल से कुछ नहीं अपने 18 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं कर पाई है। हमको 18 साल का अब हमको लग रहा है कि हमको अब ज्वाइनिंग करना पड़ेगा कांग्रेस। यानी पहले 80 रुपये की जो दाल थी मैम, तो आज वो 200 रुपये किलो हो गई है। 400 रुपये का सिलेंडर 1150 रुपये 1200 रुपये हो गया है मैम। बेरोजगारी बढ़ गई है। ये तो छिंदवाड़ा है, यहाँ पे कमलनाथ जी लगभग 40 साल से यहाँ के एमपी वो थे पहले, उसके बाद उनके बेटे हुए। हाँ। तो कुछ काम हुआ है यहाँ? नहीं, काम तो कमलनाथ जी ने बहुत किए हैं। क्या किए? कमलनाथ जी ने जितना काम कमलनाथ जी ने किए हैं उतना काम तो बीजेपी सरकार ने नहीं किए। एक तरफ 1300 रुपये का अनाउंसमेंट हुआ, एक तरफ 1500 रुपये का गारंटी है। वही नहीं समझे ना, ये चीज दे रहा है तो जो नहीं देगा। तो किसके गारंटी पे विश्वास है? बेटा किसी को गारंटी पे विश्वास नहीं। किसी गारंटी पे विश्वास नहीं है। अच्छा, इस बार महिलाएं किसके साथ हैं? अरे दीदी, हमको ऐसे कोई वो नहीं है। हम ये जानते हैं कि जब समय आएगा जिसमें वोट दे दिए उसी में नहीं कुछ मन बना लिया है? नहीं, मन नहीं बनाए, मन नहीं बनाते, ऐसा है ना। अच्छा, आप बताइए महिलाएं किसके साथ? अरे हमारी वोट तो कमलनाथ को जाएगी ना। ये छिंदवाड़ा में कुछ काम हुआ है? काम हुआ ना मैडम, रोड वगैरह का हुआ है काम, और बहुत सारे काम हुए हैं। कैसे? ये यानी कॉलेज वगैरह, मेडिकल कॉलेज वगैरह का बहुत सारे काम हुए हैं। तो इस बार जो मध्य प्रदेश का चुनाव होने वाला है 17 तारीख को, तो आप किसके साथ हैं? हाँ, कमलनाथ जी के साथ। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज मध्य प्रदेश के धार जिले में रैली की और उन्होंने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि शिवराज 18 साल सरकार में रहे लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अब जब चुनाव सिर पर है तो लाडली बहन योजना लेकर आए हैं। उन्होंने महिला सुरक्षा, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी शिवराज सरकार को घेरा। मेरी समझ में तो इनकी जो सरकारें हैं बड़ी बड़ी उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। आज मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है, नौजवानों के लिए कोई सोच नहीं है, गरीबों और किसानों के लिए तो छोड़ ही दीजिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए छोड़ ही दीजिए। आपने खुद देखा है कि आपका कितना अपमान होता है। वीडियो निकला था, एक शर्मनाक वीडियो, आप सबने देखा होगा। फिर क्या हुआ? चुनाव का समय है तो मुख्यमंत्री जी ने उस लड़के के पैर धोए जिसके साथ इतनी खराब हरकत, गंदी हरकत की गई थी। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।